सभी को जय माता दी, राधे राधे। दोस्तों, भवानी कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले जो लेक्चर हमने बनाए थे वो कक्षा 8 के लिए बनाए थे। उसमें चैप्टर जो एक्सरसाइज 1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। और आज हम जो लेक्चर बनाने जा रहे हैं वो 10th क्लास का है, जिसका पहली एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएँ। दोस्तों, आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आज जो बेसिक नॉलेज है वो देने के बाद अगले लेक्चर से हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ी न करते हुए मैं सीधा आता हूँ अपने लेक्चर पर। दोस्तों, आज ये लेक्चर जो है 10th क्लास के लिए, और इसकी एक्सरसाइज पहली जो चल रही है जो रियल नंबर है। दोस्तों, तो रियल नंबर होता क्या है एक्चुअल में, वो हम देखते हैं कि 8 और 9th क्लास में हमने देखा होगा कि जो संख्या रेखा होती है, इसके एक और जो होती हैं सारी पॉजिटिव वाली संख्याएं होती हैं और एक और होती हैं जो सारी नेगेटिव वाली संख्याएं होती हैं। नेगेटिव, ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके दोनों ओर की जो संख्याएं होती हैं, इनके जो टोटल मिश्रण को ही रियल नंबर बोला जाता है। यानी कि इसमें जितनी भी संख्या है अनंत, सारी परिमेय अपरिमेय जितनी भी जो संख्या हमने पढ़ी हैं पिछली क्लासों में, उन सभी का जो मिश्रण होता है वो रियल नंबर कहलाता है। तो जो रियल नंबर होता है वो किन किन से मिलकर बना होता है? मोस्टली तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो पिछली क्लासों में हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, तो इस थोड़ा सा मैं एक बार और बता देता हूँ कि जो संख्याएं P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं उन्हें तो हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं, और जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि सारी तो रूट वाली संख्याएं आएंगी जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, और कुछ जो गणित में जो साइन होते हैं जैसे पाई, ई, इनके मान जो है पॉइंटों में वो भी एक अपरिमेय संख्याओं में आते हैं। और जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनमें जो Q का मान होता है वो Q का मान जो डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो भी दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। एक तो होती है शांत दशमलव वाली संख्याएं और दूसरी होती है अशांत। और शांत और अशांत क्या होता है? तो जिन संख्याओं में पॉइंटों के बाद यानी कि कुछ अंकों तक ही भाग जाता है, जैसे बटे वाली संख्या होती है ना, उनमें कुछ अंकों तक ही भाग जाता है, वो होती है शांत दशमलव। और अशांत दशमलव जो होती हैं जिनकी मतलब कोई लिमिट नहीं होती, पॉइंटों के बाद वो अनंत भाग हम देते ही जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 1/3 जो है इसमें ये होता है 0.3 के ऊपर बार, यानी कि ये 0.333 इस तरह ये चलता ही जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। तो ये होती हैं शांत दशमलव वाली और ये शांत दशमलव वाली। इन दोनों से मिलकर बनी होती है परिमेय संख्या, और परिमेय और अपरिमेय से मिलकर मोस्टली ये रियल नंबर जो है बना होता है। अब ये शांत और अशांत दशमलव वाली संख्याओं की जांच करने के लिए दोस्तों 10th क्लास में ये जो प्रमेय है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दोस्तों, इसका प्रयोग करके हम इनका शांत और अशांत होने का पता लगा सकते हैं। तो ये जो प्रमेय है वो एक वैज्ञानिक थे पारसी के, वैज्ञानिक का नाम है एल्गोरिथम। ये पारसी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो भाग देने की और जो कुछ डिवाइड वाली जो पोजीशन है उनको इस प्रमेयिका के माध्यम से सिंपल तरीके से समझाया, जो कि हम अभी आगे विस्तार से मैं इसका आपको बताऊंगा कि क्या होती है ये प्रमेय। ये बहुत ही गणितज्ञ थे। इनका जो पूरा नाम है वो अल ख्वारिज़मी होता है।
इसका जो पूरा नाम है वो है अल ख्वारिज़मी। ये वैज्ञानिक का नाम है, इससे हमें ज़्यादा कोई मतलब भी नहीं है। और ये प्रमेय होती है वो एक इस प्रकार से इसे मतलब दर्शाया जाता है, C बराबर d³ + r। अब ये क्या है, तो दोस्तों हमने भाग देना तो आप जानते ही होंगे। जैसे यहाँ पर ये होता है, मतलब कोई भी संख्या है, ये C है, ये D है, ये Q, और जो नीचे शेषफल आता है वो यहाँ R है। तो इसे बोला जाता है भाजक, और इसे बोला जाता है भाज्य। और जो भी हम भाग देते हैं वो भागफल होता है। जितनी बार ये भाग इस संख्या में जाता है भागफल, और जो नीचे बचता है वो होता है शेषफल। दोस्तों तो इनको मिलाकर ही जो एल्गोरिथम ने प्रमेय दिए तो वो होती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो हमने ये साइन लिए है वो ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य, भाजक और भागफल क्या होता है तो वो मैंने ये बता दिए। जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो होती है भाज्य, और जिसका हम भाग लगा रहे हैं वो होता है भाजक। जितनी बार जाता है वो होता है भागफल, और जो नीचे शेषफल बचता है वो r जो कि शेषफल होता है। अब ये दोनों चीज़ें जो हमें दी हुई जाती हैं और इन दोनों को हम निकालते हैं। जैसे मैंने आपको कोई संख्या दी कि 4025 में भाग लगाओ 25 का, तो ये होगा हमारा क्या, भाजक, जो भी ये रहा D, और ये होगा भाज्य यानी कि C। तो ये दोनों दी जाती हैं और हम इनका इसमें भाग लगा भागफल और शेषफल जो कि ज्ञात करते हैं, वो हमें आगे अभी देख रहे हैं। अभी मैंने ये प्रमेय लिखी है C बराबर d³ + r। तो यहाँ पर जो C है वो भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो दोस्तों शेषफल के लिए एक कंडीशन है कि इसका जो मान है ना वो 0 से बड़ा या बराबर, और जो D होता है उससे हमेशा कम होगा। अब वो क्यों होगा और ये कंडीशन कैसे बनी तो मैं अभी आगे आपको एक एग्जांपल लेकर बताऊंगा, उसमें ये प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि यदि शेषफल नीचे जिस संख्या का हम भाग लगा रहे हैं, यदि उससे बड़ी नीचे शेषफल संख्या बच जाती है तो हम दोबारा उसमें भाग लगाते हैं। इसलिए जो भाजक होता है ना, उससे जो शेषफल होता है वो हमेशा छोटा होगा। भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होगा, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। अब ये प्रमेय क्यों दिए और इसका क्या क्या कार्य है, ये कहाँ प्रयोग होती है, वो दोस्तों इसके कुछ पॉइंट हैं और जो क्वेश्चनों में ये प्रमेय जो लागू होती है। एक तो हम इस प्रमेय का उपयोग HCF ज्ञात करने में करते हैं, और दूसरा है कि जो डिवाइड वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं कि इतनी ये टोटल कुल वस्तुएं हैं, इनको मुझे 10 लोगों में बराबर बांटना है, तो कितनी यानी कि न्यूनतम कितने पर व्यक्ति पर जो भाग आएगा उसको जो हम निकालते हैं वो भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी इसका जो आगे प्रोसेस है बता रहा हूँ। अब इस प्रमेय को समझने के लिए पहले मैं आपको ये भाग समझाता हूँ कि 420 में आप भाग दीजिए 130 का। तो दोस्तों भाग देना आपको जाता होगा, आपने 9th और 8th जो पास किए अभी। 420 130। हाँ दोस्तों इसमें इसका भाग लगाओ तो मोस्टली कितनी बार जाएगा, ये 3 बार, 3 3 9, 3 बार 0 3 3 9 और 3 390। कितना शेषफल बचा 30। अब दोबारा इसमें फिर भाग लगाते हैं हम। भाग लगाओ कितनी बार 130 में। अब जो शेषफल हमारा आया 30, तो दोस्तों अब ये शेषफल का हम दोबारा भाग लगाते हैं भाजक में। तो अब ये 30 आया ना, तो इस 130 में इसमें वापस से 30 का भाग लगाओ,
कितनी बार जाएगा, 4 तिये 12, 120, बचा शेषफल 10। अब दोबारा से, अब ये हमारे लिए क्या हुआ, यहाँ पर ये भाजक है और ये शेषफल है। अब शेषफल का दोबारा भाग लगाओ, ये 10 और ये 30, कितनी बार जाएगा, 3 बार, ये शेषफल 0। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ये भाग लगाते हैं ना, वो प्रोसेस हम सीधा शॉर्टकट इस प्रमेयिका की सहायता से, कौन सी प्रमेय, वही C बराबर DQ प्लस R से हम इसे शॉर्टकट में सिंपल सा सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को छोड़ने, इतना लंबा ना करते हुए ये प्रमेय जो दिए वो एल्गोरिथम ने ये शॉर्ट प्रमेय बनाकर दिए हमारे लिए। अब इस प्रोसेस को, इस क्वेश्चन, इस प्रमेय से किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो अभी एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। तो देखो दोस्तों, एक ये क्वेश्चन है जो हमारे पास, इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको इस प्रमेय की सहायता से इसका कैलकुलेशन दोबारा से करके बताता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने ये आपको ये क्वेश्चन दिया था 420 में 130 का भाग लगा, तो 420 क्या हुआ हमारा भाज्य, 420 इक्वल, और ये हुआ हमारा भाजक। अब वो ही होता है ना, ये तो हमारा क्या हुआ, भाज्य और ये भाजक। अब कितनी बार भाग लगा इसमें, 3 बार, और जो शेषफल बचता है उसे यहाँ लिख दो, कितना बचेगा शेषफल, 30 बचा था हमारा यहाँ पर। अब इसी प्रकार दोबारा से इस भाजक को यहाँ पर लिखते हैं और जो शेषफल बचता है उसका इसमें भाग लगाते हैं, कितनी बार जाएगा, 4 तिये 12, 4 बार गया, जो शेषफल बचा वो कितना बचा, 10। और दोबारा से इस भाजक में दोबारा से इस 10 का भाग लगाओ, किसका शेषफल है ये, तो 3 बार जाएगा और शेषफल जो बचा 0। तो दोस्तों ये सिंपल सा हमने ये प्रोसेस इतनी 3 लाइनों में कर दिया, जो कि इतना लंबा था। बस करते क्या जाते हैं कि जो भाज्य, एक बार तो पहले भाजक का भाग लगाओ, भाज्य में जो शेषफल आया यहाँ लिखो, और अब इस भाजक को उठाकर यहाँ रखो भाज्य की जगह पर, और जो शेषफल बचा उसका दोबारा से भाग लगाओ, कितनी बार जाता है, शेषफल बचता है यहाँ लिखो। और दोबारा से जब तक करते जाते हैं जब तक कि ये शेषफल को न्यूनतम प्राप्त ना हो जाए, या 0 या 1 प्राप्त होगा ज़्यादातर, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है। तो अब यहाँ पर ये 30 का 4 बार भाग लगाया था, 10 बचा। आप 10 में 10 का जो वापस भाग लगाएंगे 30 में, जो कि 3 बार गया और शेषफल 0 बचा। अब इसको यहाँ यहीं पर छोड़ देते हैं, और आगे मैं HCF बताऊंगा, जो कि ये इस क्वेश्चन का जो HCF वो कहलाएगा, जो 10 है वो कैसे, अभी नीचे देखो अगला क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं, 420 काजू की और 130 बादाम की हैं। अब वह इनकी डेयरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की जो संख्या समान रहे और जो पनात में न्यूनतम स्थान कह रहे। तो न्यूनतम के लिए दोस्तों HCF ज्ञात किया जाता है, ये आपने 9th और 8th में सीखा होगा। अब वो इसको ज्ञात करने के लिए हम वही लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो जो होती है वो C बराबर DQ प्लस R होती है। और दोस्तों यहाँ पर जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा भाज्य होगी, जिसको यहाँ पर लिख लिया जाता है 420 बराबर। अब 130 दोस्तों, हम जो न्यूनतम डेयरियों में प्रत्येक में कितनी मतलब जो बर्फियाँ आएंगी उनकी संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो वही अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने शॉर्ट बताया था। अब यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी इसी टाइप में हल किया जाता है, जो कि प्रमेय लगाकर। तो कितनी बार गया, तो 3 बार, प्लस 3 तीनों लैसे वो है, शेषफल बचा था 30। अब दोबारा 130 बराबर शेषफल का भाग लगाओ 30, कितनी बार जाएगा, 4 बार, शेषफल बचेगा 10। दोस्तों ये प्रोसेस वाली भाग की ये पूरी, आप ये ना करके पहले भाग में भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर ये भाजक और ये शेषफल 10 बचा, दोबारा इसका भाग लगाओ 30 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार, और जो बचा शेषफल 0 है। तो दोस्तों अब ये शेषफल 0 बच चुका है, तो अब आगे हम भाग नहीं दे सकते, क्यों, भाग देंगे 0 तो ये क्या अनंत, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए अब ये जो भाजक आया है यही हमारा HCF होगा, इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा HCF। तो हम बता सकते हैं कि न्यूनतम जो डेयरी में प्रत्येक में 10 बर्फियाँ रखी जाएंगी। न्यूनतम की बात की, इसलिए हमने यहाँ पर HCF ज्ञात किया, और HCF हमने पढ़ लिया कि यूक्लिड विभाजन से हम निकाल सकते हैं। अब यूक्लिड विभाजन
प्रमेय का जो संख्या के ऊपर कुछ अनुप्रयोग है, उसमें जो कुछ आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दे रखे हैं और उनमें से एक उदाहरण जो मैं लेकर आया हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम इसी प्रमेय की सहायता से सिद्ध कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, बताइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, जबकि धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में का होता है, तो क्यों होता है दोस्तों। तो पहले मैं अपना सिंपल सा तरीका बताता हूँ इसको प्रूव करने के लिए। मेरा जो ट्रिक है वो कैसे पता चला सकते हैं, जैसे मैंने आप यहाँ पर इस वाली चीज़ को मैं देख रहा हूँ 2q, तो इसके लिए मैं कोई भी एक सम या विषम संख्या ले लेता हूँ। जैसे मैंने 2 ली और ये 2q है ना, तो 2 तो ये हमारा यही सही, और q की जगह पे मैंने 2 ली तो ये होगा 4। 2 q की जगह फिर मैंने 3 ली, 3 दूनी 6, 2 के बाद 4 × 5। दोस्तों ये तो 2q का हुआ। अब देखो मैंने यहाँ पर सम भी लिए, विषम भी लिए, सम विषम जो कुछ भी ली, लेकिन जो 2q करने पर जो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो सारी क्या देखो जो सम संख्या प्राप्त हुई। तो दोस्तों ये बात तो सिद्ध हो गई कि जो 2q होता है वो हमेशा सम संख्या देगा। अब इसे विषम और बनाने के लिए यदि मैं इसमें +1 ऐड कर दूं तो जो बनेंगी वो विषम संख्या ही बनेंगी पूरी की पूरी। और जो देखो यहाँ पर ये तो हुआ 2q और इसमें जो प्लस ऐड किया है वो देगा हमारे लिए विषम। दोस्तों ये तो सिंपल सा प्रोसेस जो मैंने अभी समझाया है कि संख्या 2 से किसी भी संख्या को गुणा करने पर वो सम बनती है, और यदि उसमें प्लस का 1 ऐड कर दें तो वो विषम संख्या प्राप्त करेंगे। और अब हम इस प्रोसेस को पूरी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से सिद्ध करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय a = 2q + r। दोस्तों ये सिंबल है, यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ये a = 2q + r लिया है। और दोस्तों इसमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि सम धनात्मक पूर्णांक यानी जो q है, q का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर तो होगा ही होगा। इसमें ये बात तो हमें दे रखी है कि धनात्मक लेना है तो सारी 0 से ऊपर यानी बड़ी संख्या लेनी है। अब मैंने माना कोई धनात्मक पूर्णांक a, मैंने कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है a माना। और दोस्तों यहाँ पर देखो जो d का काम कर रहा है वो स्थायी d जो है वो 2 है, तो d बराबर तो यहाँ पर सिंपल सा 2 दे रखा है। तो अब जो r होगा वो r की जो मैंने पहले कंडीशन बताई थी वो होती है 0 से बड़ा r और d से छोटा। तो यहाँ पर जो d का मान है वो कितना है 2, तो यहाँ पर जो r की कंडीशन बनने जा रही है वो बनेगी ये वाली। तो जो r का मान है वो हमेशा 0 और 2 के लगभग, 2 से तो छोटा और 0 हो सकता है। तो 2 से छोटा क्या होगा, एक तो 0 हो सकता है, एक हो सकता है। तो r के जो मान है ये 2 हो सकते हैं। अब इस r के मान को हम इस प्रमेय में लगा कर देखते हैं। तो a बराबर, पहले जो r का मान मैं 0 मान ले रहा हूँ, तो 2q तो यहाँ पर कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक वो हम लेंगे वो हो सकता है जो कि 0 से बड़ा और पॉजिटिव रहेगा। तो प्लस का 0 है, तो ये क्या हुआ, मैंने 0 रखा जो कि सम है तो सम देगा। और a बराबर यदि 2q मैंने r बराबर, इसमें r बराबर प्लस का 1 रखा जो कि विषम। तो इस प्रकार से हम इस प्रमेय की सहायता से भी इस वाले क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं, ये वाला। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आई होगी प्रमेय। दोस्तों सिंपल सी प्रमेय, हमने जो भाग पिछली क्लासों में पढ़े हैं वो ये, बस एक ये प्रमेय नई बना दी जो हम आगे भी आपको, यदि आप साइंस सब्जेक्ट लेते हो तो ये प्रमेय मतलब आपको वैसे ही याद हो जाएगी। जब आप क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे ना तो ये प्रमेय वैसे ही लग जाती है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ का रिपीट करते हैं तो वो अपने आप ही हमें माइंड में जो है सेट हो जाती है। a बराबर 2q + r, इस प्रमेय को जो ऊपर क्वेश्चन है कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताए अनुप्रयोग, उनको और इन सवालों को हम अगले वाले लेक्चर में सोल्व करेंगे।
एक्सरसाइज 1.1 में भी दे रखे हैं कुछ इस टाइप के सवाल, जो कि हम अगले वाले लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो इसके आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने क्लास के क्लासमेटों के स्टूडेंट और जो आपके दोस्त वगैरह हैं उनको भी आगे शेयर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।